इस कहानी की शुरुआत में हमें टेरेंजो नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो ब्रुसेल से हवाई अड्डे पर पहुंचता है। वह बहुत जल्दी में और घबराया हुआ दिखाई पड़ता है। ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि वह आदमी अपनी फ्लाइट को मिस कर चुका है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। वह हेल्प डेस्क की सहायता से पश्चिम की ओर जाने वाली फ्लाइट के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सबसे नज़दीक जाने वाली फ्लाइट 2 घंटे बाद की है। फिर भी वह टर्मिनल पार करने के लिए एक टिकट खरीदता है। उसी हवाई अड्डे पर एक प्रसिद्ध प्रभावशाली महिला इनेस को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में अपने एक दोस्त से चैटिंग कर रही होती है। अचानक उसका गला खराब होने लगता है और उसकी सांसें रुक जाती है और वह बेहोश हो जाती है। बाहर टीवी देख रहे लोग और टीवी एंकर भी बेहोश। इतना ही नहीं, बाहर सड़क पर गुजर रहे लोग भी बेहोश हो जाते हैं। टीवी देख रहे लोगों को लगता है शायद ये किसी तरह का मजाक होगा, सिवाय टेरेंजियो के जो सब कुछ पहले से ही जानता है। इसलिए वह टर्मिनल की ओर दौड़ता है और गार्ड का ध्यान भंग होते देख वह उससे बंदूक छीन लेता है और सभी को रास्ते से हटने के लिए कहता है। वह उस फ्लाइट की ओर दौड़ता है जो कुछ ही मिनटों में मास्को के लिए उड़ान भरने वाली है। कुछ यात्री फ्लाइट पर चढ़े ही थे कि वह अंदर घुस आता है और सभी को बंदूक की सहायता से बंधक बना लेता है। पायलट लापता है और को पायलट मैथ्यू टेरेंजियो की मदद नहीं करना चाहता, इसलिए जब वह दोनों बंदूक छीनने के लिए लड़ते हैं तो एक गोली मैथ्यू की हथेली में लग जाती है जिससे वह घायल हो जाता है। विमान में मौजूद सभी यात्री घबरा जाते हैं। एयर होस्टेस गैब्रिएल उन्हें शांत रखने की कोशिश करती है। टेरेंजियो कॉकपिट से बाहर आता है और पूछता है क्या विमान में कोई पायलट है। सिल्वी नाम की एक महिला उठती है, हालांकि यह एक रिटायर्ड हेलीकॉप्टर पायलट है। टेरेंजियो के धमकाने पर वह और मैथ्यू अन्य सभी यात्रियों के साथ उड़ान भरते हैं। गोली के कारण विमान में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप विमान में कोई भी बाहर से संपर्क नहीं कर सकता। जब विमान हवा में होता है तब सिल्वी और मैथ्यू टेरेंजियो को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसका कहना है कि वह नाटो में तैनात एक सेना अधिकारी है और उसे कुछ ऐसी बातें पता है जो उन्हें नहीं पता। मैथ्यू के आग्रह करने पर बताया कि सूर्य की किरणें घातक हो गई है, अगले सूर्योदय से सभी को मार डालेगी, यहाँ तक कि उन लोगों को जो भी घर के अंदर रहते हैं। जापान और कोरिया जैसे पूर्वी देशों में ये पहले ही शुरू हो चुका है और अगर सूर्योदय हो गया तो विमान अगला लक्ष्य होगा और उसे मानसिक रूप से बीमार समझते हैं। टेरेंजियो यह भी स्वीकार करता है कि वह मूर्ख की तरह लग सकता है, लेकिन दावा करता है कि वह मूर्ख नहीं है। मैथ्यू के हाथ से बहुत खून बह रहा होता है जो आगे चलकर समस्या पैदा कर सकता है। यात्रियों में से एक का नाम लोरा है जो एक मानसिक बीमार व्यक्ति की घरेलू नर्स है। वह विमान के मौजूद यात्रियों में एकमात्र चिकित्सक है, इसलिए वह पायलट की मदद करने की जिम्मेदारी लेती है। उसके पास घाव को बंद करने के लिए कोई सिलाई किट नहीं है, इसलिए वह गर्म चाकू का इस्तेमाल करती है। मैथ्यू दर्द से चिल्लाता है जिससे यात्री और भी घबरा जाते हैं। मैथ्यू जानता है अगर वह विरोध करना शुरू कर देगा तो हर किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वह बताता है कि वह अपने मूल गंतव्य की ओर अपना रास्ता जारी रखने से पहले टेरेंजियो की इच्छा अनुसार एक अलग स्थान पर उतरेंगे। मैथ्यू को उम्मीद है कि लड़ाकू विमान उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा क्योंकि उन्हें बंदूक की नोक पर ले जाया जा रहा था, लेकिन किसी कारण से सिल्वी को लग रहा था कि वह अकेले है। अयज नाम के यात्री ने सूर्य के बारे में बात करते हुए सुना है और उसे शक है कि पायलट उनसे झूठ बोल रहा है। अचानक एक अरब यात्री खांसने लगता है और अयाज उसकी मदद करने का नाटक करता है और मौका देख टेरेंजियो की बंदूक छीन लेता है। अयाज के आदेश पर टेरेंजियो को बाथरूम में बंद कर दिया जाता है और मैथ्यू से सच बताने को कहा जाता है। पायलट ने खुलासा किया कि वे आइसलैंड में उतर रहे हैं क्योंकि टेरेंजियो पश्चिम में जाना चाहता था। वहां पुलिस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लेगी और बाकी को छोड़ देगी। वह उन्हें सूर्य के बारे में भी बताता है कि सूर्य की घातक किरणें लोगों को मार देगी। टेरेंजियो को भी ऐसा ही लगता था। इससे यात्री में हड़कंप मच जाता है और उन्हें विमान पर चढ़ने से पहले वाली बात याद आने लगती है और वे अपने परिवार के बारे में चिंतित होने लगते हैं। मैथ्यू सभी को शांत करता है और कप्तान के रूप में सभी को बचाने की जिम्मेदारी लेता है। कुछ देर बाद वह आइसलैंड के एक हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन विमान क्षेत्र से उसे कोई संकेत नहीं मिलता। जब वे जमीन को नजदीक से देखते हैं तो उन्हें कई एरोप्लेन क्रैश हुए दिखाई देते हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें एहसास होता है कि टेरेंजियो सच कह रहा था, परंतु वे रनवे खराब होने की स्थिति में विमान को लैंड नहीं करा सकते। विमान में केवल स्कॉटलैंड के लिए पश्चिम में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन है, इसलिए कैप्टन पूरी उम्मीद के साथ यह फैसला लेता है। वह टेरेंजियो को शौचालय से बाहर लाता है ताकि वह बता सके कि क्या हो रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि उसने अपने अधिकारियों की बातें सुनी थी जिससे उसे सूर्य की घातक किरणों के बारे में पता चला था। टेरेंजियो नहीं जानता कि क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, यह कभी रुकेगा या नहीं। वो केवल इतना जानता है कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं
तो उन्हें सूर्य उदय से दूर उड़ना। इस बीच वह अरब व्यक्ति जो पहले बेहोश हो गया था अभी भी फर्श पर पड़ा है। सांस लेने में कठिनाई हो रही है। वह हृदयघात की समस्या से जूझ रहा है। लोरा उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है परंतु उसे बचा नहीं पाती। उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। ठीक उसी समय विमान स्कॉटलैंड में आपातकालीन लैंडिंग से गुजरता है, जहां मैथ्यू विमान को दीवार से टकराने से ठीक पहले ही रोक देता है। जैसे ही सभी विमान से बाहर आते हैं वे देखते हैं उनके प्रियजनों के फोन कॉल्स आने लगते हैं। इंटरनेट सूर्य की घातक किरणों से भरा पड़ा है। दुनिया का आधा हिस्सा नष्ट हो गया है और बाकी हिस्सा आने वाली मौत का इंतजार कर रहा है। हवाई अड्डा खाली है क्योंकि जिन लोगों को भागने का मौका मिला था वह भाग गए हैं और बाकी लोग अंधेरी जगह में छुप गए हैं, इस उम्मीद में कि यह उनकी रक्षा करेगा। हालांकि खबर यह भी बताती है कि बंकरों के अंदर भी लोग मर रहे हैं। अचानक 3 सैनिक उनके पास आते हैं और मदद मांगते हैं। सूर्य उदय से पहले उनके पास केवल 45 मिनट है, इसलिए वे सभी काम आने वाली सामग्री को एकत्रित कर पश्चिम की ओर उड़ान भरने का फैसला करते हैं। यात्रियों में से एक विमान इंजीनियर जेकब है। वह अपनी गर्भवती पत्नी को बचाने के लिए उसके पास वापस जाना चाहता है, लेकिन यात्रियों की समग्र सुरक्षा के लिए उसे पीछे हटने के लिए कहा जाता है। सभी महत्वपूर्ण सामग्री व विमान ईंधन भरने के बाद वे एक बार फिर उड़ान भरते हैं। सैनिकों में से एक पायलट है। वह सुझाव देता है कि वे भूमध्य रेखा से दूर उड़े ताकि सूर्य की किरणें उन तक तेजी से न पहुंच पाए। उनका अगला स्टॉप कनाडा है, जहां वे विमान में फिर से ईंधन भरेंगे और रेडियो ठीक करेंगे। थोड़ी देर बाद इंटरनेट ठीक हो जाता है और उनके फोन बजने लगते हैं। उन्हें अपने परिजनों से अंतिम संदेश मिलते हैं जिनकी ब्रुसेल्स में पहले ही मृत्यु हो चुकी है। फिर एक आदमी को कुछ लिखा हुआ मिलता है जिसमें कहा गया है कि आपदा का कारण सूर्य की दूरता है। हॉर्स्ट नाम का एक अन्य यात्री जलवायु विशेषज्ञ है। वह जानता है सूर्य की दूरता का क्या मतलब है। वह बताते हैं कि हर 11 साल में सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र उलट जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पर दुनिया का कोई खास असर नहीं होता, इसलिए इस पर ज्यादा शोध नहीं किया गया। हालांकि कुछ दशकों में उलटफेर की तीव्रता कम होती जा रही थी। इस वजह से होस्ट का मानना है कि दूसरी दिशा में उलटफेर बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है। अगर वह जो बोल रहा है वह सच है तो पृथ्वी पर हर जगह सूर्य की रोशनी पड़ने से गामा किरणें पड़ रही है, जिसके कारण लोग तुरंत मर रहे हैं। उनके पास इस सिद्धांत को साबित करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जिन वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत दिया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी अयाज को एक समाचार पत्रिका मिलती है। इसमें कहा गया था कि उन्होंने जो RAF सैनिक चुने हैं वे वास्तव में अफगानिस्तान के आतंकवादी हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हवाई अड्डे पर उनके देश वापस ले जाया जा रहा है। बाहर उनमें से एक व्यक्ति बहस करने लग जाता है और डिमेंशिया से पीड़ित बूढ़े व्यक्ति को धक्का दे देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और आतंकवादी को यात्री की नाराजगी मिल जाती है। सिल्वी मैथ्यू को समाचार रिपोर्ट के बारे में बताती है और दोनों कनाडा पहुंचने पर आतंकवादी को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ मिनट बाद वे धरती पर उतरते हैं और सूर्य उदय से पहले उनके पास 2 घंटे का समय होता है। शहर के चारों ओर सूर्य की रोशनी के कई पीड़ित पड़े हुए हैं। आतंकवादियों को पास की दुकान से रेडियो ठीक करने के उपकरण ढूंढने के लिए कहा जाता है। वे सहमत हो जाते हैं, लेकिन गैब्रियल और जेकब को अपने साथ ले जाने पर जोर देते हैं। समस्या यह है कि जेकब को योजना के बारे में पता है, लेकिन गैब्रियल को नहीं। इसलिए जब वे दुकान में होते हैं और जेकब आतंकवादियों को एक कमरे में बंद कर देता है तो गैब्रियल उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। जेकब उसे मनाने में समय बर्बाद नहीं करता। अंत में वह आतंकवादियों के द्वारा पीछे किए जाने के बावजूद हवाई अड्डे तक पहुंच जाता है, लेकिन गैब्रियल शहर में ही रह जाता है। हवाई जहाज उसके बिना ही उड़ान भरता है। आतंकवादी उसका पीछा करते और एक गोली खिड़की पर मारने में सफल हो जाते हैं, जिससे विमान के एक हिस्से में दरार पड़ जाती है। इसलिए यदि वे एक समान ऊंचाई बनाए रखते हैं तो यह टूटेगा नहीं। डोमिनिक नाम का एक गंभीर रूप से बीमार बच्चा भी उड़ान में है, लेकिन उसकी मां जारा उस आदमी को दूर जाने के लिए कहती है। अचानक उन्हें विमान में एक रेडियो सिग्नल मिलता है। ज्यादा बात नहीं हो पाती है, लेकिन वे मानते हैं कि कुछ बचे हुए लोग पानी के नीचे बंकर के अंदर रह रहे हैं। यही वजह है कि वे जीवित है। मैथ्यू जल्द से जल्द उड़ान के लिए रवाना होना चाहता है, लेकिन सिल्वी को लगता है कि अस्पष्ट संदेश के कारण वहां जाना बेवकूफी होगी। इस बीच टेरेंजो इस बात से क्रोधित है कि कैप्टन को सभी निर्णय लेने का अधिकार है। वह विरोध करता है और सभी सहमति पर पहुंचते हैं। वे अब से निर्णय लेने का मतदान करेंगे। जैसे ही हालत शांत होने लगते हैं, कई अलार्म एक साथ बजने लगते हैं जो विमान में खराबी का संकेत देते हैं। समस्याओं पर विचार विमर्श करने के बाद मैथ्यू को पता चलता है पहले विमान में पीछा करने वाले आतंकवादियों में से एक लैंडिंग गियर में चिपक गया है। अगर वह वही रहा तो वे उतर नहीं पाएंगे।
इसलिए मेथु जितना संभव हो सके उतना ऊपर उड़ने का फैसला करता है ताकि तापमान और ऑक्सीजन की कमी उसे नीचे ले जाए। हालांकि उसका ध्यान टूटी हुई खिड़की पर नहीं जाता और दबाव के कारण खिड़की टूट जाती है और विमान में अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही यात्री टक्कर से सामना करने के लिए तैयार होते हैं, चीजें आसमान में उड़ने लगती है। मेथु जल्दी से विमान को कम ऊंचाई की ओर ले आता है और जेकब एक लकड़ी के बोर्ड का उपयोग करके खिड़की को बंद कर देता है। हर कोई शांत हो जाता है, लेकिन डोमिनिक को सांस लेने में परेशानी होती है क्योंकि उसकी श्वसन नली खराब हो गई है। अयाज एक योजना के बारे में सोचता है और ऑक्सीजन पाइप का इस्तेमाल करके श्वसन नली बनाता है। जारा बहुत शर्मिंदा है कि पहले वह अयाज के साथ बुरा व्यवहार करती थी। कैप्टन सभी को बताता है कि विमान अब केवल एक विकल्प नहीं है क्योंकि वे इस ऊंचाई पर समय पर वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अब उन्हें सबसे सुरक्षित स्थान अलास्का द्वीप अड्डे में उतरना होगा। अयाज, जेकब और टेरेंजो विमान के निचले हिस्से में जाते हैं और विमान के फर्श पर एक छेद बनाते हैं ताकि वे उस आतंकवादी को देख सके। टेरेंजो अपनी बंदूक का इस्तेमाल उससे बचने के लिए करता है, मगर अपराधी उसे खींच लेता है और लगभग उसे मारने ही वाला होता है कि अयाज उसके बचाव में आ जाता है और आतंकवादी को गोली मार देता है। वह कुछ मिनटों में उनके लिए हीरो बन जाता है। इससे पहले कि यात्री को पता चले कि अरब यात्री की मौत का कारण वही था, उन्होंने उसके शरीर को कनाडा में दफन कर दिया, जहां एक व्यक्ति ने अयाज को अपना पेट चीरते हुए देखा था। अयाज ने कबूल किया कि वह एक ठग है जो ब्रुसेल्स से मास्को तक हीरे की तस्करी कर रहा था। हीरे अब अरब व्यक्ति के शरीर के अंदर थे, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने घबराते हुए निर्देशों का पालन नहीं किया। अयाज के कबूल करने पर कुछ लोग उसका विरोध करते हैं कि अयाज को भी आतंकवादियों की तरह छोड़ देना चाहिए, लेकिन सभी का पक्ष अयाज की ओर होता है। परिणाम स्वरूप उसे हथकड़ी पहना दी जाती है। अगले दृश्य में वे अलास्का में उतरते हैं और उड़ान भरने से पहले ईंधन को फिर भरते हैं। विमान उड़ान के दौरान जलवायु विशेषज्ञ हॉर्स्ट को कुछ अजीब चीजों का पता लगता है कि कनाडा में जो फल उन्होंने खरीदे थे उनका टेस्ट बिगड़ चुका था, जैसे उनमें से कोई स्वाद ही न हो। उनका मानना है कि ऐसा इसलिए है कि सूर्य की गामा किरणें तीव्र होती हैं कि वे भोजन की परमाणु संरचना को बदल देती हैं। सबसे चिंताजनक बात उनके लिए यही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े दिन में वे भूखे मर जाएंगे। पिछले कुछ घंटों में उसने अपने शरीर से नियंत्रण खो दिया है। सिल्वी उसे आराम करने को कहती है, लेकिन मैथ्यू उस पर चिल्लाता है, जो कि उसके सामान्य स्वभाव से विपरीत है। यात्रियों ने जबरदस्ती उसे आराम करने के लिए उसे कॉकपिट से बाहर लाने का फैसला किया। हालांकि परेशान होकर मैथ्यू ने अगले कुछ घंटे तक आराम करने का वादा किया। थोड़ी देर बाद उन्हें रेडियो पर एक और सिग्नल मिलता है और दोनों पक्ष आपस में बात करते हैं, लेकिन समूह ने उन्हें स्टार 17 के बारे में कहते सुना है। उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि फोन पर बात करने वाला व्यक्ति एक अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में है। वे इस बात से हैरान है कि ऐसा कोई व्यक्ति जीवित है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वह नियंत्रण कक्ष से बात कर रहा है जो पृथ्वी पर होता है। जीवित रहने की उम्मीद के साथ वे ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय जाने का फैसला लेते हैं, जहां यह सब शुरू हुआ था। इस अनुमान से उनके पास सूरज निकलने तक 4 घंटे का समय होगा, इसलिए वे टेरेंजो की मदद से मुख्यालय में गुप्त बंकर की जानकारी पा सकते हैं। बाहर लोरा बाथरूम में मैथ्यू को बेहोश पाती है क्योंकि उसकी हथेली पर लगी गोली से उसे रक्त संक्रमण हो गया है, जिसके कारण ही वह पहले जैसा व्यवहार कर रहा था। लोरा का कहना है कि वह अगर किसी नज़दीकी अस्पताल तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो वह ब्रुसेल्स में ऑपरेशन करा सकती है। हालांकि मैथ्यू के बिना सेल्वी अपने दम पर विमान को नीचे नहीं उतार सकती। यात्री उससे विनती करते हैं क्योंकि वह उनके सबसे करीबी पायलट है, लेकिन वह जानती है वह केवल हेलीकॉप्टर ही उतार सकती है। हॉर्स्ट उसे समझाता है कि वह ऐसा कदम नहीं उठाएगी तो सब मारे जाएंगे। इसके लिए सिल्वी को विमान उतारने के लिए कई वीडियोस दिखाए जाते हैं। बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारते हुए एक अस्थिर लैंडिंग करते हुए विमान और यात्री की जान बचाने में सफल हो जाती है। हर कोई सिल्वी के लिए तालियां बजाने लगता है और इस संकट की घड़ी में उपलब्धि के पल को एंजॉय करते हैं। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अलग अलग समूह में बंटकर कार्य करने की योजना बनाते हैं। 2 आदमी ईंधन भरने के लिए हवाई अड्डे पर रुकते हैं। जारा, लोरा और उसका समूह मैथ्यू को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जबकि टेरेंजो, अयाज और रिक नाम का व्यक्ति नाटो मुख्यालय जाते हैं। हॉस्पिटल में उन्हें गलियारों में कई लाशें बिखरी हुई मिलती है। ऐसा लग रहा था मानो लोगों को सूर्य उदय से पहले ही अपनी मौत के बारे में जानकारी मिल गई थी और वे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लोरा ने सभी को आदेश दिया कि वे मरे हुए लोगों को नजरअंदाज करें और मैथ्यू की जान बचाने को अपनी प्राथमिकता समझे। इसी समय लोरा अपने बेटे व अन्य लोगों के लिए दवाओं का बैग भरती है। इस बीच नाटो मुख्यालय में टेरेंजो उन्हें सम्मेलन कक्ष दिखाता है, जहां उसने पहली बार आपदा के बारे में सुना था। वे समय रहते सभी डॉक्यूमेंट नहीं देख सकते, इसलिए रिक ने सीसीटीवी फोटोज देखने का निर्णय लिया।
जब वह दूर होता है तो टेरेंजो अयाज के तुर्की वंश का मजाक उड़ाता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। वह गलती से अयाज को मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और भारी मात्रा में खून बहने लगता है। कहीं और रिक को बुल्गारिया में एक बंकर के नीचे बात कर रहे अधिकारियों की एक रिकॉर्डिंग मिलती है। इस जगह का नाम स्टार 17 है। यह वही नाम है जो कुछ घंटे पहले रेडियो पर सुना था। इससे पहले कि वह लोगों के पास वापस जा सके, टेरेंजो उसके पास आता है और उसे बताता है कि अयाज पहले ही जा चुका है। रिक स्क्रीन पर अयाज की लाश खून से लथपथ देखता है लेकिन बोलने से डरता है। सूर्य उदय से आधे घंटे पहले सभी लोग विमान में चढ़ जाते हैं। मृत्यु की हालत अच्छी नहीं है लेकिन सर्जरी के बाद बेहतर महसूस कर रहे हैं। टेरेंजो सभी को बताता है कि अयाज उनसे पहले ही चला गया है लेकिन वे अब उसके लौटने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। वे डरते हुए इंजन को स्टार्ट करते हैं। तभी अचानक एक कार विमान के पास आकर रुकती है और अयाज बाहर आता है। अगले दृश्य में टेरेंजो को कॉकपिट में हथकड़ी लगाई जा रही है। सिल्वी सभी को बताती है कि यदि बुल्गारिया योजना काम नहीं करती है तो उनके पास किसी अन्य गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन और समय नहीं होगा। जब वे विमान में उतरेंगे तब सभी को तैयार रहना होगा क्योंकि उनके पास बंकर तक पहुंचने के लिए केवल 20 मिनट का समय होगा। अयाज बाथरूम में है जब उसे दौरा पड़ता है। यह केवल कुछ सेकंड तक रहता है और वह सोचता है कि ऐसा इसलिए कि उसके शरीर से बहुत अधिक खून बह चुका है। हालांकि वह दूसरों को इस बारे में बताना नहीं चाहता। जब वह बाहर आता है तो उससे पूछा जाता है कि वह टेरेंजो के साथ क्या करना चाहता है। उसे हत्या की सजा नहीं देना चाहता। वह उस व्यक्ति को उनके साथ बंकर में आने की अनुमति देता है। थोड़ी देर बाद वे बुल्गारिया हवाई अड्डे पर उतरते हैं और दो अलग अलग वाहनों में सवार होकर दो समूह में बढ़ जाते हैं। सिल्वी पहली कार चलाती है और आगे बढ़ती है। अयाज दूसरी कार चलाता है। रास्ते में उसे फिर से दौरा पड़ता है जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पहली कार पहले ही बहुत दूर जा चुकी है और समूह के पास कम समय में उनके पास चलने का कोई रास्ता नहीं है। सिल्वी दाहिने ओर मुड़ती है और एक आधे खुले गेट पर पहुंचती है। एक यात्री इसे छूने की कोशिश करता है। तभी उसे बहुत जोर का झटका लगता है। यह पता चला है कि गेट खुला रखने के कारण उन्हें बार बार बटन दबाना पड़ता है। खुद को छुड़ाने के लिए टेरेंजो दूसरों का इंतजार करता है जबकि सिल्वी और समूह अंदर जाते हैं। जाने से पहले सिल्वी उसे हथकड़ी लगाकर खड़ा कर देती है ताकि वो उन्हें धोखा न दे सके। इससे यह साबित होता है कि वह तभी आजाद होगा जब दूसरा समूह आएगा। हालांकि अयाज और समूह चौराहे पर बाएं ओर मुड़ते हैं और बांध के दूसरी ओर से एक समान गेट तक पहुंचते हैं। प्रवेश द्वार से आगे चढ़ने के लिए अपने कपड़ों का उपयोग करते हैं। वे सभी बंकर में प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। यात्रियों को अंदर सेना के जवान मिलते हैं जो उनका स्वागत करते हैं और वे ये भी बताते हैं कि आप यहाँ सुरक्षित हैं। टेरेंजो बाहर अकेला रह जाता है और भगवान से क्षमा मांगता है। जैसे ही सूरज उगता है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और वह मारा जाता है। बचे हुए यात्रियों के साथ आगे क्या होता है यह जानने के लिए हमारे चैनल विशाल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।